बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। लास्ट टाइम हम जो लेक्चर्स हैं उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, फंक्शंस पढ़ चुके हैं और उसके अलावा इंटरफेसेस भी हमने डिस्कस किए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से इंटरफेसेस होते हैं, किस तरह से हम यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ, और किस ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत जो है वो इंटरेक्ट करता है। कुछ हमने CLI पढ़े थे जिसमें है जो इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में, रिटन फॉर्म में देनी पड़ती हैं, यूज़र को खुद याद करनी पड़ती हैं, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। पहले ये यूज़ किया जाता था। और आजकल जो GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, उसमें इमेजेस होते हैं, पिक्चर्स आइकन्स की फॉर्म में होते हैं, तो वो थोड़ा यूज़र फ्रेंडली है। ठीक, मतलब वो यूज़र के लिए आसान होता है। तो आज हम चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशंस की तरफ, मतलब इसकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की दो कैटेगरीज हैं आपके पास, एक मल्टी यूज़र और एक सिंगल यूज़र। एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सिंगल यूज़र मतलब एक ही यूज़र, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक ही यूज़र काम कर सके वो सिंगल यूज़र होगा। और ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एक से ज़्यादा यूज़र्स, दो या दो से ज़्यादा यूज़र्स काम कर सकें, वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इसके कुछ आपके पास जो है वो पॉइंट्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी इसका डिफरेंस जो है वो आ जाता है। और इसके डिफरेंस के बारे में हम देखेंगे, और आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा अच्छे से और अच्छे से समझिएगा, ताकि फुल वीडियो आप देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आएगा सब कुछ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज that is used by the single user at a time is known as single user operating system। जो एक ही यूज़र एक वक्त में काम कर सकता है, जैसा कि हम घरों में जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स, उन पे जो विंडोज़ होती हैं, यानी कि विंडोज 7 हो गई, और इसके अलावा विंडो XP, विंडो 95, विंडो 10 है और 11 है। मतलब ये सारी जो विंडोज़ हैं, इन पे सिंगल यूज़र जो है वो काम कर सकता है, यानी कि एक ही यूज़र जो है वो वर्क कर सकता है। विंडो 8 है, विंडो 7 है, विंडो XP है, 10 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? इट अलाउ अ सिंगल यूज़र टू लॉग इन एंड यूज़ द कंप्यूटर एट अ टाइम, इट इज़ इजी टू यूज़। यानी कि यूज़र को जो है वो लॉगिन करना होता है, एक ही वक्त में एक ही यूज़र जो है वो लॉगिन करेगा, और उसी वक्त में वो कंप्यूटर यूज़ कर सकेगा। उसके लिए मतलब यूज़ करना जो है वो इजी होता है। इसमें रिसोर्सेज जो कंप्यूटर के यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि CPU है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये जो है वो किसी भी दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर नहीं की जा सकती। एक यूज़र काम कर रहा है तो इसमें शेयर का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स, ये जो है वो माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स जो घरों में यूज़ किए जाते हैं, या लैपटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं, उनको कहा जाता है यूज़र। हम ये जो है वो पढ़ भी चुके हैं पीछे। यूज़र कैन ओपन मैनी प्रोग्राम्स एट सेम टाइम एंड स्विच अमंग देम एज रिक्वायर्ड। तो ये हमने देखा था कि ये किसको कहा जाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि मल्टी टास्किंग जिसको हम कह सकते हैं। यूज़र कैन ओपन मैनी प्रोग्राम्स, बहुत से प्रोग्राम्स ओपन कर सकता है, उस पर वर्क कर सकता है जो भी उसने वर्क करना है। एंड स्विच अमंग देम एज रिक्वायर्ड, और उनके दरमियान में जो है स्विचिंग की जा सकती है। यानी कि एक आपने विंडो ओपन की हुई है, ठीक है, उसके बाद तो आप दूसरी विंडो पे जाना चाहते हैं तो वो आप ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आपने काम कर रहे हैं, एक विंडो पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ आपने डाउनलोडिंग पे लगाया हुआ है, वो विंडो ओपन करना चाहें तो उस पर स्विचिंग की जा सकती है, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत से काम हो सकते हैं, तो इस तरह से स्विचिंग की जा सकती है। और स्विचिंग के लिए एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच करने के लिए आपको शॉर्ट कट की जो है वो कीबोर्ड से जो यूज़ की जाती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो होती है, आपने जितनी भी विंडोज़ चलाई हुई है ना, वो जो है वो ओपन हो जाएंगी अगर यूज़र ने ये Alt+Tab क्लिक किया, ठीक है। तो उसमें से जो भी सिलेक्ट करेगा, जो भी उसको रिक्वायर्ड होगा, वो सिलेक्ट कर लेगा Alt+Tab की मदद से। इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी एंड कॉस्ट लेस मेमोरी एंड कॉस्टलेस, यानी कि इसमें मेमोरी भी कम यूज़ होती है और ये कॉस्टलेस भी होती है। कॉस्टलेस में का मतलब क्या है कि इसमें
जो आपके पास मनी है वो कम लगती है, ठीक है। और इसके अलावा इसके एग्जांपल्स आ जाती हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? डॉस है, विंडो 95 है, एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, 10 है। ये सारे की सारी जो है वो एग्जांपल सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की होती हैं। ये आपके पास कुछ इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये सिंगल यूज़र के। अब मल्टी यूज़र की बात करते हैं। इसका क्वेश्चन जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करे। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इस तरह से भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या डिफरेंस बिटवीन द सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको आंसर इसका जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसमें जो है वो एक से ज़्यादा यूजर्स एट अ टाइम काम कर सकते हैं, वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट allows many users to use the computer at same time is known as multi-user operating system. It allows many users to log into the single big computer. एक बड़ा सा कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसमें बहुत से यूजर्स जो है वो लॉग इन कर सकते हैं एंड रन डिफरेंट प्रोग्राम्स एट सेम टाइम, और अपने अपने हिसाब से बहुत से प्रोग्राम्स जो भी उन्होंने ओपन करने हैं वो ओपन कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, वो रन कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम्स, यानी कि मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। अब यूं कह सकते हैं कि ये आपके पास मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है और ये सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग है, ठीक है। तो इट इट शेयर्स रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर विद अदर यूजर्स ओवर नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर जो है वो इंटरनेट यूज करते हुए ये रिसोर्सेज जो है वो शेयर, ये कि सीपीयू है, मेमोरी है, ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये सारी रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर की जा सकती हैं। इट इज़ यूज्ड ऑन मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर पे ये यूज़ किए जाते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो जो हम घरों में यूज़ करते हैं माइक्रो कंप्यूटर, उन पे नहीं, बल्कि मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं उन पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और मिनी से बड़ा जो है वो मेन फ्रेम होता है। यूजर का कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड शेयर फाइल्स। फाइल्स शेयर कर सकता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अ पर्सन नोन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग एंड मैनेजिंग यूजर नेम्स एंड पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड असाइन कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर इसमें, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। एंड असाइनिंग एंड मैनेजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो असाइन करता है, एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम होता है और यही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पीछे जो हमने यूज़र मैनेजमेंट में इसके बारे में रीड किया था ना, तो वो यही है, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ पावरफुल सीपीयू, लार्ज मेमोरी एंड लार्ज हार्ड डिस्क। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सीपीयू नॉर्मल सा भी इसकी निस्बत मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की निस्बत नॉर्मल सा चाहिए, मेमोरी भी कम यूज़ होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क भी कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पावरफुल सीपीयू चाहिए, मेमोरी भी बहुत ज़्यादा वाली चाहिए, ठीक है, और हार्ड ड्राइव भी ही उसकी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। इट्स फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग की फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और इससे टाइम शेयर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग फैसिलिटी देता है, यानी कि टाइम जो है वो शेयर किया जाता है और सीपीयूज में। और मल्टी प्रोग्रामिंग सिंगल सीपीयू जो है वो जो भी प्रोसेसर्स हैं वो साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। एक अगर वर्क कर रहा है तो दूसरा भी इस इतना फास्ट होता है कि दूसरा भी उसी तरह से वर्क कर रहा होता है, और स्विचिंग हो रही होती है आपस में, ठीक है। तो इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाते, ये आपके इसमें नहीं है। जस्ट इतना आप समझ लें कि इसमें टाइम शेयर किया जाता है और मल्टी प्रोग्रामिंग में जो है वो सिंगल सीपीयू जो है वो वर्क कर रहा होता है और वो रिस्पॉन्स करता है साइमल्टेनियसली, जो है वो आपका जो मॉनिटर कर रहा होता है, स्टेट्स जो हैं वो प्रोसेस स्टेट्स जो हैं वो मॉनिटर कर किए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल्स क्या हैं इसकी? एग्जाम्पल में इसकी विंडो एनटी है, इसके अलावा यूनिक्स है, लिनक्स है। ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स लिनक्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि था कि वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो विंडो एनटी, यूनिक्स और लिनक्स जो है वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है।
और ये आपके पास डिफरेंस हो गया दोनों में, सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र में। आप इस तरह लाइन लगा के भी लिख सकते हैं कि सिंगल यूज़र की सबसे पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे दोनों की। उसके बाद ये पॉइंट आपका सेकंड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज शेयर किए जा सकते हैं यानी किए जा सकते हैं, ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद कौन से कंप्यूटर्स पे जो है वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपके पास आ जाएगा इसकी जो पावरफुल सीपीयू की ज़रूरत होती है मल्टी प्रोग्रामिंग में, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में, और सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंपल सीपीयू जो है वर्क कर जाएगा। और इसमें जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कम मेमोरी चाहिए, मल्टी यूज़र में ज़्यादा मेमोरी चाहिए, सिंगल यूज़र में हार्ड ड्राइव जो है वो कंपैरेटिवली कम चाहिए होती है, मतलब उसकी कैपेसिटी कम होनी चाहिए। इसमें लार्ज हार्ड ड्राइव की ज़रूरत होती है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में। और इसके अलावा जो आपके पास सिंगल यूज़र है उसकी कॉस्ट जो है वो कम लगती है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगती है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं जो कि आप इसके डिफरेंस में शामिल कर सकते हैं। होप सो आपको इसके डिफरेंसेस की समझ आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं ये टाइप्स की तरफ। नेक्स्ट आपके पास है जी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स आपने बतानी है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स जो है वो 3 हैं, कौन कौन सी और भी होती हैं, लेकिन आपके इस 9th क्लास के कोर्स में ये बैच प्रोसेसिंग है, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग सबसे पहले आपके पास है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें जो है वो जॉब्स, डिफरेंट जॉब जो है वो उनकी ग्रुपिंग बना दी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3 है, जिसका टास्क जो है वो सेम सेम होगा, तो उनको जो है वो एक बैच में रख दिया जाएगा। और जो नेक्स्ट टास्क होंगे उनको जो है वो दूसरे बैच में रख दिया जाएगा। एंड कंप्यूटर एग्जीक्यूट देम वन बाय वन, और इस तरह से एक बैच, फिर दूसरा बैच, फिर तीसरा बैच जो है वो एग्जीक्यूट होता है। व्हेन द करंट जॉब टर्मिनेट्स द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लोड्स द नेक्स्ट जॉब। जब एक जो है वो करंट जॉब जो है वो कंप्लीट हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, तो कंप्यूटर जो है वो नेक्स्ट जॉब की तरफ आ जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रेटली इम्प्रूव द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, उसका यूज़ जो है वो बेहतर हो जाता है इस तरीके से। Batch processing systems are suitable for tasks where large amount of data has to be collected and processed on single basis. For example, in credit card billing system, all data of credit card holders is collected and held until processed as a batch at the end of the billing cycle. ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड बिलिंग सिस्टम है उसमें जो है वो हमें बिलिंग करनी पड़ती है क्रेडिट कार्ड होल्डर्स की, ठीक है। डाटा जो है वो कलेक्ट करना होता है, तो ये प्रोसेसिंग बैच के फॉर्म में होता रहता है जब तक कि पूरी बिलिंग साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेसिंग जो है वो चलती रहती है, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट कार्ड सिस्टम की एग्जामिनेशन के तमाम स्टूडेंट्स का हमें रिपोर्ट कार्ड जो है वो डिस्प्ले करना होता है, ठीक है। तो तमाम स्टूडेंट्स को जो कलेक्ट डाटा कर लिया जाएगा और उसकी प्रोसेसिंग जो है वो कर ली जाएगी, और फिर प्रिंटिंग के लिए जो है वो फॉर प्रिंटिंग रिपोर्ट कार्ड बैच की फॉर्म में जो है वो प्रिंटिंग करवा दी जाएगी, ठीक है। यानी कि हमें प्रिंटिंग वाला काम जो है वो सबके सेम है ना, तो एक बैच उसका बना दिया जाएगा, ठीक है। होप सो समझ आ गई आपको। हम इसमें आपके पास क्या है, यूज़र ने एक जॉब दी, ठीक है, डिफरेंट यूज़र्स ने जो है वो डिफरेंट जॉब्स दी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जॉब 1 फॉर एग्जांपल जो आप इसमें कर लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर एग्जांपल है, ठीक है। उसमें जो डिफरेंट आपके पास कैलकुलेशंस हैं वो हमें करनी होती हैं, ठीक है। या कोई भी ऐसी चीज़ है, कैलकुलेशंस है, फार्मूला है कोई, ठीक है, उसमें प्लस जो एडिशन है वो हर टास्क में आ रहा है, ठीक है। तो हर टास्क में जो एडिशन वाला काम आ रहा है, एडिशन के लिए एक जो बैच है वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिवीजन के लिए एक बैच बन जाएगा। तो इस तरह से रिपोर्ट कार्ड की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें सारे स्टूडेंट्स का जो है वो रिजल्ट बनाया जाएगा, वो एक बैच बन जाएगा, ठीक है।
और उसमें जो मार्क्स एंड परसेंटेज हमने निकालनी है तो उसके लिए एक बैच बन जाएगा। फिर उसके बाद रिपोर्ट कार्ड निकालनी है तो उसके लिए एक बैच बन जाएगा। ये डिफरेंट बैचेस, एक एग्जीक्यूट होगा तो दूसरा बैच फिर दूसरा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इस तरह से जब जो आपके पास सब बैच कंप्लीट होते हैं, ठीक, यानी कि एक बैच की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो फिर दूसरे बैच की होगी, फिर तीसरे बैच की होगी। इस तरह से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है और इम्प्रूव हो जाता है, उसका यूज़ जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, टाइम शेयरिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइम शेयरिंग। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि टाइम शेयरिंग हम रीड कर लेते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम इज अ feature of operating system in which multiple users can run different programs on a large scale computer। large scale computer के ऊपर यानी कि डिफरेंट बहुत से जो यूजर्स हैं वो अपने अपना प्रोग्राम जो है वो चला रहे हैं। ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना अपना उन्होंने जो भी काम करना है वो वर्क चलाया हुआ है। ठीक है, इट अलाउज मैनी यूजर्स टू हैव एक्सेस टू द कंप्यूटर एट सेम टाइम। एक ही वक्त में बहुत से यूजर्स अपना जो भी काम करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उनका जो शेयर क्या कहते हैं टाइम है वो शेयर होगा। ठीक है, उनका टाइम जो है वो शेयर होगा। उन सबको जो भी यूज़र काम कर रहा है उसको अपना अपना टाइम उसको मिलेगा, यानी कि वो फ़ौरन से जो प्रोग्राम उसने ओपन किया हुआ है और जो भी चीज़ वो रन कर रहा है उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, टाइमली उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो सारे यूजर्स को जो है वो टाइम दिया जाता है। इन अ टाइम शेयरिंग सिस्टम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज स्विच्ड रैपिडली बिटवीन programs so that all the user programs are executed simultaneously। यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है कि वो स्विच करता है, बहुत सारे यूजर्स ने काम दिया हुआ है। ठीक है, हर प्रोग्राम पे वो स्विच करेगा सो दैट ऑल यूज़र प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली, ताकि एक साथ ही सारे यूज़र्स का जो काम है वो चल सके। ठीक है, ये नहीं है कि एक पहले कंप्लीट होगा फिर दूसरे का काम स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है, सबका काम चल रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो टाइम शेयरिंग को सपोर्ट करती है। ठीक है, इसमें मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर ये दोनों जो हैं वो टाइम शेयरिंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस सच एज, अब ये ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में यूज़ होता है। इसके अलावा एयरलाइन में यानी कि यूज़ होता है, बैंकिंग में इसको यूज़ किया जाता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को वहाँ पे जो है वो मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर यूज़ होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में और होटल्स में जो है वो ये शेयर किया जा यूज़ किया जाता है। वेयर मैनी यूजर्स नीड एक्सेस टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एट सेम टाइम, सेंट्रल कंप्यूटर एट सेम टाइम, यानी कि 100 यूजर्स हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी की मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करना है एक ही वक्त में। ज़ाहिर सी बात है बहुत से यूजर्स आप यूनिवर्सिटी के जो होते हैं अपना अपना कंप्यूटर पे अपना अपना जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनका सबका टाइम जो है वो इंटरेक्टिव मोड में शेयर हो रहा होता है, रन कर रहा होता है, अपना काम वो कर रहे होते हैं आराम से। ठीक है, ये नहीं है कि एक का काम चल रहा है तो दूसरे का इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको हम रन करते हैं, इसकी जो है वो डायग्राम के ज़रिए से एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक सीपीयू है। ठीक है, ये सीपीयू यूज़र वन का काम भी कर रहा है, यूज़र टू का काम भी कर रहा है, 3 4 5 6 7 8 8 यूज़र्स हैं। ठीक है, तो वो टाइम शेयरिंग जो है वो यूज़ हो रही है यहाँ पे। एक कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर पे जो है वो बहुत से यूज़र्स काम कर रहे हैं अपना अपना, और उनका काम जो है वो शेयर हो रहा है। ठीक है, टाइम जो है वो शेयर हो रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं रियल टाइम की तरफ। वो क्या कहता है, तो ये आपके पास जो है वो टाइम शेयरिंग हो गया। ठीक है, इसमें क्या है कि बहुत से मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो अपना अपना काम डिफरेंट प्रोग्राम्स या डिफरेंट काम जो है वो कर रहे होते हैं एक बड़े कंप्यूटर पे। ठीक है, तो अब टाइम शेयरिंग का क्या है, टाइम शेयरिंग रियल टाइम क्या है, रियल टाइम सिस्टम मस्ट प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स विद इन स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि इसको लिमिटेड टाइम दिया हुआ है और उसी स्पेसिफिक टाइम में इसने अपना काम कंप्लीट करना है। ठीक है, उसी लिमिटेड टाइम पीरियड में इसने अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करना है। ये इसका पर्पस होता है टाइम
रियल टाइम का, ठीक है। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम आर डेवलप्ड फॉर स्पेशल एप्लीकेशंस, के लिए इसको यूज़ किया जाता है। वो आगे देखते हैं एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। दीज आर यूज टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल रिफाइनिंग के लिए उसकी इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। कि कितने टाइम तक, लिमिटेड टाइम पीरियड तक जो है वो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए होता है। उसके बाद अगर डिले हो जाए तो फिर लॉस के चांसेस या एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं। For example, measurement from an oil refining indicating the temperature are getting too high might demand quick response to avoid an explosion। यानी कि ऑयल रिफाइनिंग की मेजरमेंट जो है वो टाइमली आपको मिलनी चाहिए। मतलब अगर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल ज़्यादा हो गया है तो उसकी मेजरमेंट जो है वो टाइमली आपको मिले। टाइमली नहीं मिलेगी, टेम्परेचर हाई होने की मेजरमेंट अगर आपको टाइमली नहीं दी जाती तो फिर क्या है कि एक्सप्लोजन का चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लोजन हो सकता है, इसलिए क्विक रिस्पांस जो है वो आपका यहाँ पे ज़रूरी होता है। देयर आर मैन नंबर ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मिलिट्री एंड स्पेस रिसर्च में और मिलिट्री वगैरह में जो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है, बहुत सी जगहों पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉनिटर करना है अगर हमने स्पेस में रॉकेट को या किसी जहाज़ के पोजीशन को, ठीक है, हेलीकॉप्टर की पोजीशन को मॉनिटर करना ज़रूरी होता है कि किस पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। आगे कोई हर्डल वगैरह अगर है तो टाइमली उसको इन्फॉर्म किया जाए, पायलट को टाइमली बताया जाए कि आगे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ताकि एक्सप्लोजन वगैरह से या किसी भी खतरे से जो है वो बचा जा सके, ठीक है। मैनी सिटीज़ आर इंस्टॉलिंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में भी इंस्टॉल किया जाता है। बहुत सी सिटीज़ इसको इंस्टॉल करती हैं ताकि जो आपके पास ट्रैफिक है, ट्रैफिक एट बिजी इंटरसेक्शन, यानी कि फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है वो इजी बनाई जा सके और किसी किस्म के भी एक्सीडेंट्स वगैरह के चांसेस कम से कम हो सकें, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया जाता है, ठीक हो गया। होप्स आपको इसकी समझ आ गई है। नेक्स्ट आज तक के लिए हम इतने ही इसको रखते हैं, ठीक है। आगे इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी तो बाकी हम तब डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।